This is day one, so start with the introduction and try to understand why cloud technology is important for IT industry या फिर IT professionals basically, because you know that you guys have a much idea, मतलब अच्छा खासा experience है, 20 साल 8 साल 5 साल 7 साल इतना experience enough है, because आपने कई सारी generation IT में देखी है। आपने आपने MCSC वाली जनरेशन देखी है, आपने MCSA वाली जनरेशन देखी है, आपने वर्चुअलाइजेशन के जो चेंजेस हुए हैं वो आपको आइडिया है। आपको ऑन प्रोमाइसेस पे रिसोर्सेज, जब एक टाइम था सारी चीजें हमारी ऑन प्रोमाइसेस पे वर्क करती थी, ऑन प्रोमाइसेस से हट करके थोड़ा सा वर्चुअलाइजेशन को इन्वॉल्व किया गया ताकि जो हार्डवेयर की कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। वर्चुअलाइजेशन को अपग्रेड करके वीडीआई का इन्वॉल्वमेंट आया, वीडीआई को अपग्रेड करके अपने पास क्लाउड आया, क्लाउड के साथ साथ ऑटोमेशन भी बिल्ड हो रहा है विच इज एआई, राइट। तो ये जो चेंजेस है, आईटी इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी आईटी में अपना कैरियर बना रहा है या आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आई स्टार्टेड माई करियर इन ईयर ऑफ 2008। 2008 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ, उसके बाद से मैंने अपनी जॉब की जर्नी स्टार्ट की। आई स्टार्टेड माई जर्नी विद MTNL एज ए नेटवर्क इंजीनियर, मतलब नेटवर्क इंजीनियर नाम था, उसमें वाईफाई कनेक्शन या जो इंटरनेट कनेक्शन होते हैं उसको लाइक मैनेज करना था। उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट थी CCNA सर्टिफाइड इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। फिर उसके बाद उसका क्रेज कम हुआ, फिर MCSA की रिक्वायरमेंट आ गई, फिर वर्चुअलाइजेशन की रिक्वायरमेंट आ गई, हाइपरवाइजर का इन्वॉल्वमेंट आ गया। एंड यू नो दैट VMware एक टाइम था 2015 16 17 के आसपास VMware की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। एंड देन क्लाउड टेक्नोलॉजी। तो अगर आप अपने आप को मार्केट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते जाओगे, राइट, तो डेफिनेटली हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब इन केस ऑफ जॉब, इन केस ऑफ प्रोफाइल, इन केस ऑफ स्विचिंग, इन केस ऑफ इंक्रीमेंट, इनमें कोई इश्यूज नहीं होंगे। So that's the reason it's mandatory for us. We must need to understand about the requirement of company, requirement of market, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। All right, so in case of introduction, definitely key points हम मेंशन कर लेते हैं कि क्या प्री रिक्विजिट्स होनी चाहिए, क्या प्री रिक्विजिट होनी चाहिए टू लाइक कहते हैं मैनेज द सर्विसेज ऑफ एज्योर पोर्टल। सो प्री रिक्विजिट सिंपल, आपका जो एक्सपीरियंस है वही है, वही प्री रिक्विजिट है, दैट डजंट रिक्वायर्ड एनी स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। बाकी की जो सर्विसेज है लाइक एज प्रैक्टिकल, उसके लिए फिर हम अपना फ्री ट्रायल वगैरह मैनेज करने वाले हैं, तो नॉट एन इशू। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि इसके लिए एज्योर की सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें पहले से होंगी तो परफेक्ट रहेगा। यू शुड नो अबाउट लाइक एज ऑपरेटिंग सिस्टम नॉलेज, वो बहुत ही बेसिक सा पार्ट है। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, राइट, यू शुड नो अबाउट द बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। एंड अगर आपके पास ADDS यानी डोमेन कंट्रोलर का आइडिया है, दैट्स वेल एंड गुड। And you should know about the understanding of backup and restore. You should know about the concept of DNS. थोड़ा सा आपको CMD और PowerShell का आइडिया होना चाहिए। I'm not saying कि बहुत सारी कमांड्स आपको याद हो तो चलेगा, नहीं। यू शुड नो अबाउट कि जो स्ट्रक्चर होता है ना किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, थोड़ा सा पार्ट होना चाहिए ऑटोमेशन का, ठीक है। ऑटोमेशन का इसलिए पार्ट होना चाहिए क्योंकि एज्योर में ना, यू गाइस आर अवेयर अबाउट AKS, एज्योर कुबरनेटिस सर्विसेज, है ना। तो अगर थोड़ा बहुत ऑटोमेशन का आपको आइडिया रहेगा, इंटीग्रेशन का आइडिया रहेगा ना, देन डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली अबाउट द कॉन्सेप्ट। सो आई होप यू गाइस आर ओके विद दीज पॉइंट्स, मतलब इसमें I'm not saying कि परफेक्ट हो, बट इनका तो आइडिया होगा, बिकॉज दीज ऑल आर द बेसिक थिंग्स। ऑल डन। Yes. वी हैव अ मच आइडिया अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग वर्क परफॉर्म करते हैं। वी हैव आइडिया अबाउट द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज सर्वर, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। सो ये आइडिया हमारे पास। नेटवर्किंग में हमें पता है कि IP एड्रेस क्या होता है,
कैलकुलेट कैसे करते हैं, CIDR कैसे वैल्यू निकालते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस जो है वो किस तरीके से काम करता है, राइट, एंड नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस कैसे वर्क करती हैं, लाइक रूटर। एंड ADDS इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नो दैट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नाउ यू आर अवेयर अबाउट कि अब क्लाउड ने भी एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है। I'm talking about Microsoft Entirety. Earlier it was Azure AD, right? So not exactly on-premises AD की तरीके से काम करता है, बट कहीं ना कहीं इसके फीचर्स आपको क्लाउड पे देखने को मिलेंगे जब हम Microsoft Entra Admin Center पे वर्क करेंगे। बैकअप रिस्टोर इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आपको पता है कि वीम बैकअप या डेटो या शैडो प्रोटेक्ट या कॉमवॉल्ट इस तरीके से वर्क करता है, तो यू शुड क्लियर अबाउट कि बैकअप एक मीडिएटर है और हमें जो बैकअप लेंगे वो किसी ना किसी रेपोजिटरी में जाके रखा जाता है, किसी ना किसी इन्वेंटरी में जाके रखा जाएगा, चाहे वो आपका लोकल एरिया का सैन स्टोरेज हो या फिर AWS का S3 बकेट हो या फिर एज्यूर का ब्लॉब स्टोरेज हो। क्योंकि अगर यू नो दैट, अब बीम बैकअप की ही बात कर लेते हैं। बीम बैकअप के केस में आप इन्वेंट्री बनाते हैं, राइट? और इन्वेंट्री में आप डिसाइड करते हो लोकेशन की, मुझे अपना डेटा जो बैकअप लूंगा उसकी इमेज कहाँ रखनी है, लोकल में रखनी है, AWS पे S3 बकेट पे रखनी है, या फिर ऑन प्रोमाइसेस पे रखना है। सो दीज ऑल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, दीज ऑल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। क्लियर? नेक्स्ट, DNS इंपॉर्टेंट है। जो डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं ना, वो आर्किटेक्ट से ही कोऑर्डिनेट करते हैं। डेवऑप्स इंजीनियर ऑलवेज, राइट, डेवऑप्स इंजीनियर ऑलवेज होस्टिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, बैकअप के लिए, राइट, अवेलेबिलिटी के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर से कोऑर्डिनेट करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दिस डिजाइन। डिप्लॉयमेंट में ऑपरेशन इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यू शुड क्लियर अबाउट कि हमें अगर होस्टिंग करनी है, अगर हमें कोई एप्लीकेशन होस्ट करना है या एप्लीकेशन को माइग्रेट करना है या वेबसाइट होस्ट करनी है, तो व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड, और कैसे हम रीडायरेक्ट करेंगे अपने DNS सर्विसेज को, कैसे पब्लिक DNS को, पब्लिक डोमेन को अपने एज्यूर पोर्टल पे अटैच करके अपनी वेबसाइट अपने डोमेन से हम कैसे होस्ट करते हैं। दिस ऑल द थिंग्स यू नीड टू नो। CMD पावर सेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है, गूगल क्लाउड, Amazon क्लाउड और आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर का प्लेटफॉर्म, these all cloud platform can give us a dedicated option कि अगर आप एक्सपर्ट हो GUI में, अगर आपको GUI का अच्छा खासा आइडिया है, तो अब आप अपनी नॉलेज को थोड़ा सा पुश करो और उसी सर्विसेज को CMD के थ्रू इंप्लीमेंट करो, पावर शेल के थ्रू इंप्लीमेंट करो। व्हाई? बिकॉज जब आप CMD या पावर शेल का इस्तेमाल करते हैं, इट मींस दैट यू आर सेविंग लॉट्स ऑफ टाइम। आप एक टास्क को GUI के थ्रू परफॉर्म करते हो, इट विल टेक मच टाइम, लाइक आप मल्टीपल स्टेप, यहाँ क्लिक करो, वहां नेक्स्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करो, मल्टीपल स्टेप्स रिक्वायर्ड, राइट? एंड कमांड में क्या है, एक सिंगल कमांड हमने प्रेस करनी है, बस सिंगल कमांड दिया। कमांड अगर परफेक्ट है, करेक्ट है, आपको रिजल्ट मिलेगा। कमांड अगर गलत है, इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि द कमांड दैट यू आर ट्राइंग टू यूज विच इज नॉट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वेरीफाई द कमांड एंड एग्जीक्यूट इट। VM बनाना, स्टोरेज को मैनेज करना, स्टोरेज के अंदर डेटा को अपलोड करना, नेटवर्क को मॉनिटर करना, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर यूजर्स को मैनेज करना और बैकअप को मॉनिटर करना, ये सारी चीजें आपको पावरशेल के थ्रू आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको CMD के थ्रू आनी चाहिए, राइट? लास्ट में आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन मीन्स, एक तो आप ARM को बोल सकते हो, एज रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट होते हैं, और दूसरा AKS, एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विसेज, ये जो सर्विसेज हैं, ठीक है, एंड सर्वरलेस कंप्यूटिंग, यहाँ पे हम सर्वरलेस कंप्यूटिंग भी थोड़ा सा कंसीडर कर देते हैं। ये जो सर्विसेज है ना, दीज ऑल सर्विसेज आर रिलेटेड टू द ऑटोमेशन। बल्क टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं या कोई चीज ऑटोमेट करना चाहते हैं, आपने एक और नाम सुना होगा, एज्योर का लॉजिक ऐप, ठीक है ना? आपने नाम सुना होगा एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट का पावर ऐप। वैसे एज्योर का एक होता है लॉजिक ऐप। दोनों इक्वल, बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं। कुछ भी ऑटोमेशन लगाना है, लॉजिक ऐप कॉन्फ़िगर करो, सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी।
XYG इंटरनल एज्योर की सर्विसेज या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू कम्युनिकेट करना है, यू कैन डू दैट. ऑल डन. दिस इज ओवरव्यू. I have one question regarding automation. या मनदीप. इसमें जैसे SCCM है, तो मोस्टली जैसे मैंने देखा है कंपनीज में वो बोलते हैं कि SCCM, हमारे यहाँ पे एनेबल करके एक है हाँ एजेंट, जी, हाँ जी, हाँ जिस जी, पे हाँ हम जी. सारे अपने डिप्लॉय करते हैं पैचेस वगैरह, या करेक्ट. कोई अगर सॉफ्टवेयर देना, या आप जैसे बता रहे इन्वेंट्री निकालनी है कंप्यूटर्स की, यूजर्स की, वो सब एनेबल के थ्रू होता है. लेकिन करेक्ट. SCCM जो वो पर्टिकुलरली माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, एज्योर का हाँ, या समथिंग. हाँ, हाँ, बिल्कुल. देखो, दोनों में डिफरेंसेस क्या है. SCCM बहुत पुराना है, अभी नहीं है, बहुत पुराने थे, बहुत पहले थे. लाइक आई थिंक ये 2014 या 2012 के आसपास इंट्रोड्यूस किया था इसको माइक्रोसॉफ्ट ने. ठीक है. एंड द प्रॉब्लम विद SCCM, जैसे आपने देखा होगा कि एक ऑन प्रेमाइसिस डोमेन कंट्रोलर में, सर्वर में एक WSUS सर्विस होती है. हाँ, रिमेम्बर WSUS, राइट. विंडोज यस, सर्वर यस. अपडेट सर्विस. है ना. इसका काम हम करते थे किस लिए. टू डिप्लॉय द पैचेस, टू अपडेट द करंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. WSUS का अपडेटेड वर्जन है SCCM. ठीक है. SCCM को मेंटेन करना, SCCM को मैनेज करना, नया सेटअप इंस्टॉल करना, विच इज वेरी डिफिकल्ट. बहुत सारे इश्यूज आते थे. राइट. 2017 में मैंने हैंडल किया था SCCM का सर्वर, और विच इज वेरी डिफिकल्ट कि उसके लिए सर्वर का डेटाबेस मेंटेन करना, DNS प्रॉपर तरीके से रन करना चाहिए, आपका डोमेन कंट्रोलर बढ़िया से रन करना चाहिए, कोई भी जो डेलीगेशन सर्विसेज हो वो मैनेज करना है. और जो एनेबल है ना, एनेबल हमारे यहाँ भी यूज होता है द करंट ऑर्गेनाइजेशन में. ये थर्ड पार्टी है. राइट. ये थर्ड पार्टी है एंड दैट वर्क ओवर इंटरनेट. ये पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. अब कंपनी SCCM को, माइक्रोसॉफ्ट को लाइक पूरी तरीके से माइग्रेट करके माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल पे मूव करने वाली है. इंट्यून आने वाले टाइम पे ये जो छोटे मोटे टूल्स होते हैं ना, इनकी जगह पे हम डायरेक्टली पैचिंग वगैरह वहां से, अभी भी ऑप्शन है, बट वी कैन परफॉर्म मोर टास्क रिलेटेड टू द ऑन प्रेमाइसिस रिसोर्स मैनेजमेंट, अपडेटिंग, पैचिंग. इवन इंस्टॉलेशन का ऑप्शन अभी नहीं है इंट्यून पे, बट अपकमिंग डेज में वी कैन पुश द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम इंट्यून पोर्टल टू ऑन प्रेमाइसिस. SCCM ऑन प्रोमाइसेस है. एनेबल जो है आपका वो क्लाउड बेस्ड है, जो एक सॉफ्टवेयर हमें हर एक मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा. वो ऑटोमेटिकली उसकी सारी इंफॉर्मेशन को आपको एडमिन पैनल के डैशबोर्ड पे प्रोवाइड कर देगा. वहीं से आप कुछ भी पुश कर सकते हैं. RDP लेना है, रिमोट एक्सेस लेना है, पैचिंग करना है, विंडोज को अपडेट देना है, वो सारी चीजें बंदा बैकएंड से बैठ के कर लेगा. क्लियर. ठीक है. हमारे सो यहाँ भी क्या जैसे है. 2-3 कंपनीज ऐसी हैं जो प्रॉपर इस पे एज्यूर पे हैं, मतलब उनके एंट्रा जॉइंट्स हैं सारे कंप्यूटर्स, मतलब इंट्यून पे हैं प्रॉपर वो, उनकी मैनेज. मैनेजमेंट. मतलब डोमेन ज्वाइन नहीं है, वो इंट्रा ज्वाइंट है. इंट्रा जॉइंट है. करेक्ट. तो वो इंटीरियर पोर्टल पे उनकी डिवाइसेस हैं, वहीं से उन्होंने उनको मैनेज करना, ग्रुप पॉलिसी लगाना, पैचिंग करना, कुछ भी है ना, कुछ ब्लॉक करना, कुछ अलाउ करना, वो सारी कंट्रोल वहीं से है. करेक्ट. यस. सो ये थोड़ा बहुत आइडिया लग गया लाइक अबाउट द पॉइंट्स कि हमारे पास अगर इसकी नॉलेज है तो हमें पोर्टल अच्छे से समझ में आएगा. हम लोगों का जो एजेंडा है, लाइक यू नो दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन सर्टिफिकेशन ऑफ एज्योर का AG104. ठीक है. ये हमारा कोर एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड है. अब जब हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं तो डेफिनेटली दिस इज द पार्ट ऑफ आर्किटेक्ट. दिस इज द पार्ट ऑफ आर्किटेक्ट. और इसमें हमें क्या क्या चीजें मैनेज करनी है. MS इंट्रा ID. ठीक है. जो पहले एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी था वो MS इंट्रा ID हो गया. फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एज्योर स्टोरेज सर्विसेज की. Then after the storage, Azure Compute Services. We should know about the compute part, and compute के बाद networking, core networking का setup आपको cloud पे manage करना होगा. और last में आपका आता है backup plus restore, and यहाँ पे हम बात करेंगे disaster recovery के बारे में भी. सो ये 5 मॉड्यूल हैं. इन पांचों मॉड्यूल पे हमें वर्क परफॉर्म करना है. माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID विच इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ऑन प्रोमाइसिस AD. जो ऑन प्रोमाइसिस AD है उससे उसका एडवांस वर्जन आप बोल सकते हैं. एज्यूर स्टोरेज में कई सारे स्टोरेज सर्विसेज
हमें देखने को मिलेगी एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी स्टोरेज सर्विसेज एंड देन कंप्यूट हमें सिखाएगा कि कितने तरीके की वर्चुअल मशीन या सर्वर्स को हम क्लाउड पे परचेज करके लगा सकते हैं, क्लाइंट को RDP शेयर कर सकते हैं. Networking considered as a backbone of entire services that you are going to implement over a portal, because with the help of networking you can manage lots of things. एक एज्योर नेटवर्किंग हो गया, एक हाइब्रिड नेटवर्क हो गया कि अगर आपके ऑन प्रोमाइसेस पे डोमेन है एंड यू डिसाइडेड टू सेट अप योर क्लाइंट बेस मशीन्स ओवर अ पोर्टल, सो कैसे हम अपने ऑन प्रोमाइसेस डोमेन का इस्तेमाल करें. फिर आता है बैकअप, डिजास्टर रिकवरी एंड रीस्टोर. Backup, disaster recovery and restore, as per the name suggests, that help a lot related to the services of backup. किसी भी सर्विस का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, चाहे वो सर्विस ऑन प्रोमाइसेस पे रन कर रही है, क्लाउड पे रन कर रही है, किसी ऑन प्रोमाइसेस वर्चुअल मशीन का, फिजिकल मशीन का, डेटा का, फाइल का, सिक्वल का, कुछ भी बैकअप आप इससे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. दिस इज these all modules we are going to discuss. अगर हम इसके कोर कंटेंट्स की बात करें, मतलब एक्चुअल में क्या क्या पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे मॉड्यूल में, तो कंटेंट अवेलेबल डायरेक्टली ओवर अ पोर्टल. ठीक है, पोर्टल पे हमारा अवेलेबल है Azure AG104. ये एग्जाम कोड है या सर्टिफिकेशन कोड बोल सकते हैं. एंड यू जस्ट नीड टू ओपन Microsoft link. It will provide you the complete details. राइट, सो दिस इज, अगर हम इसके बात करें सर्टिफिकेशन की, तो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट की जितने भी सर्टिफिकेशन है वो आप, माइक्रोसॉफ्ट सारे सर्टिफिकेशन पे 1 साल की वैलिडिटी देता है. Amazon अपने सर्टिफिकेट पे 3 साल की वैलिडिटी देता है. मतलब अगर हमने आज सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर किया और हमने आज सर्टिफिकेट क्लियर किया, तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, जिसको आप रिन्यू खुद से करा सकते हैं एक्सपायरेशन डेट के पहले. ठीक है, 15 से 20 दिन पहले या 1 महीने पहले आप अपने उसी एग्जाम को, उसी सर्टिफिकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक एज क्लियर कर सकते हो. बस वो आपसे 15 क्वेश्चन पुट अप करेगा एग्जामिनेशन, उसमें आपको अगेन 700 मार्क्स लाने रहेंगे एंड यू कैन रिन्यू द सेम सर्टिफिकेट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर. और ये कंटिन्यू होता रहता है. So these all are the points that we are going to discuss: virtual network, storage, compute, identity, security and governance. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एडिशनल हम क्या देखने वाले हैं, पावर सेल मैनेजमेंट, एज्योर CLI, एज्योर पोर्टल विद द GUI ऑप्शन, एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट, ARM टेम्पलेट जिसमें जेसन या YAML लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है. आई एम नॉट सेइंग कि हमें कोड करना पड़ेगा, हमें सिर्फ एडिट करना पड़ेगा. जो लैंग्वेज होगी उसी को हम कॉपी पेस्ट करके रख लेंगे और उसी में एडिटिंग करके हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी. ये इंट्रा आईडी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के तरीके से काम करता है, जो ऑन प्रोमाइसेस AD है इस तरीके से काम करता है. एंड वी कैन मैनेज अ lots of security, lots of services with this particular option. ये कोर कंटेंट है, प्री रिक्विजिट्स, मैनेज आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस, उसके बाद वर्चुअल नेटवर्क, उसके बाद इंप्लीमेंट मैनेज स्टोरेज सर्विसेज, देन आएगा आपका डिप्लॉय एंड मैनेज एज्योर कंप्यूट सर्विसेज, फिर लास्ट में आएगा मॉनिटर एंड बैकअप एंड Azure Resource Backup, Azure Resources. So these all modules, 1 2 3 4 5 मॉड्यूल्स हैं. ये आपका प्री रिक्विजिट फॉर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर. 1 घंटे का कंटेंट इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया है एंड वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग. क्या क्या पॉइंट्स हमें दिखने हैं इसमें, इंट्रोडक्शन टू एज्योर क्लाउड सेल, डिप्लॉय एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय यूजिंग जेसन ARM टेम्पलेट. पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि ARM टेम्पलेट कैसे मैनेज किया जाता है. जब हम CLI की बात करते हैं तो इसमें क्लाउड सेल, और क्लाउड सेल के अंदर 2 पार्ट आते हैं, बैस आता है और सेल आता है. दोनों के बारे में हमें डिस्कशन करना है. एंड देन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के अंदर ARM टेम्पलेट क्या होता है, रिसोर्स ग्रुप क्या होते हैं एंड बेसिक कंप्यूट कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो ये सारा टॉपिक्स हम लोग मैनेज करने वाले हैं. ऑल ओके सो फार? Yes. ठीक है, कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? Yes. ठीक है. Guys, if you have any question you can ask, because this is a live class, so I'm not going to mute anyone, right? So क्योंकि if you feel कि ये वाला part नहीं समझ में आया या ये इसमें थोड़ा सा confusion है, तो you can ask, unmute yourself and you can directly ask. ठीक है ना? We will discuss, we'll try to give you solution immediately. नहीं हो पाया तो next class में sure.
चलो अभी तो डे 1 है, धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं, अभी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलो लेट्स टॉक अबाउट द बेस। ये बेसिक पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम कंटेंट कवर करने वाले हैं एज पर द ब्लूप्रिंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। एंड नाउ क्लाउड के अंदर, राइट, इन द क्लाउड सर्विसेज ऑन क्लाउड, यू नो वेरी वेल अबाउट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के बारे में आपको पता होगा, पिलर्स के बारे में पता होगा। बट बिफोर स्टार्ट आवर जर्नी विद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्विसेज या किसी भी क्लाउड का, तो कुछ पॉइंट हमें माइंड में रखने पड़ेंगे। अबाउट क्लाउड सर्विसेज। इन द क्लाउड यू नो दैट कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे क्लाउड मॉडल that help you to understand about the categories of our cloud services, cloud model में आएगा। And then about subscription and licensing, this is also important, data center, region and zones. Next, data center, region and zones. Next, you should clear about Azure resource group, and we are going to discuss about fault tolerance. These all are the points that we need to keep in our mind before we start our journey with the cloud services. पोर्टल के ऊपर आपको सर्विस देख के आइडिया हो जाना चाहिए कि ये सर्विस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है, ये सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में आएगी, या ये सर्विस हमारी लाइक इस मॉडल में आएगी, इस पर्टिकुलर सर्विस मॉडल में आएगी। सो try to understand the work, and we are going to talk about the gap between public cloud, private cloud और जो बाकी के क्लाउड सर्विसेज है, हाइब्रिड क्लाउड या मल्टी क्लाउड। जब भी हम बात करते हैं क्लाउड मॉडल की, तो यू कैन डिवाइड इट टू टू डिफरेंट पार्ट। क्लाउड मॉडल को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज, एंड टाइप ऑफ क्लाउड। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज एंड दूसरा इज टाइप ऑफ क्लाउड। Huge gap between the cloud services will guide you how we can implement the services that divided in three different parts. First is related to infrastructure as a services. Then second is platform as a services. And the last one is software as a services. Okay? That will help us to, to divide the categories of our cloud services. And if we talk about types of cloud में आपका आएगा public cloud, then private cloud, then hybrid cloud या multi cloud. Public, private and hybrid, ये you can consider it as a category of our cloud services. Start with this one, infrastructure as a services, platform as a services and software as a services.
पोर्टल के ऊपर हर तरीके की सर्विसेज मिलेगी, Amazon वेब सर्विसेज and Google Cloud and Microsoft Azure. These cloud platforms, right? These cloud platforms can give us option to purchase and implement all the types of services. पोर्टल से हम सभी सर्विसेज को implement कर सकते हैं, सभी सर्विसेज टाइप को मैनेज कर सकते हैं. Anyone want to add something according to you? What is the infrastructure as a services, software and platform as a services? Anyone? Said? Are you there? Said, can you hear me? Amandeep? yes. IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज तो आपने बताया, जैसे AWS, गूगल एजूर, कौन से प्लेटफॉर्म में कंपनी काम कर रही है. Mm-hmm. दूसरा जो आपने बताया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं आप, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कर रही है या मैक पे जा रही है या लिनक्स पे जा रही है, या उसके कितने डिवाइसेस कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं, समथिंग नहीं लाइक नहीं नहीं दैट. नहीं नहीं नहीं, which is not directly related to the operating system types. यहाँ पे जो कैटेगरी है ना इन तीनों की, इन कैटेगरी में हमें सर्विसेज को मैच कराना पड़ेगा उनके काम के अकॉर्डिंग. जैसे स्टोरेज है, तो स्टोरेज किस तरीके से काम कर रहा है, अगर वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से मैच किया तो आपको स्टोरेज को इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट में रखना पड़ेगा. अगर वो प्लेटफॉर्म से मैच करेगा तो प्लेटफॉर्म में रखना पड़ेगा. और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज है तो उसको, मतलब वी जस्ट नीड टू डिवाइड इट इन अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी. Okay, so no problem. Let me help you to understand about the actual meaning and actual work of these three different kind of platforms that we have. सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस, जैसे आप एज ए इंटरनल आईटी किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी कि जितनी भी मशीनें हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उनको टेक केयर करें. राइट? वी नीड टू टेक केयर ऑल द रिसोर्सेज एंड डिवाइसेस, चाहे वो हमारा सर्वर हो, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लैपटॉप हो, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग हो. इन सभी सर्विसेज को हमें मैनेज करने की रिक्वायरमेंट होगी. राइट? वो भी बेस मशीन, मतलब जो कोई कंपोनेंट खराब हुआ या कोई चेंजेस हुए तो आप उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर दो. राइट? उसको आप बदल दो. ये सारे टास्क, इस तरीके की जो एक्टिविटीज है ना, ये सारी एक्टिविटीज और टास्क हमारे कंसीडर किए जाते हैं किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज. इस केस में इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज का मतलब ये है कि अप टू 75% वर्क मैनेज बाय यूजर. राइट? मैनेज बाय यूजर मीन्स जो पोर्टल को हैंडल कर रहा है वो 75% टास्क को खुद से मैनेज करेगा. 25% वर्क पोर्टल विल मैनेज. 25% टास्क जो है वो पोर्टल खुद से मैनेज कर लेगा, या जो प्रोवाइडर है क्लाउड का वो खुद से मैनेज कर लेगा. एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो. दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है आप स्टोरेज लगा रहे हो. तीसरा एग्जाम्पल है नेटवर्किंग, वीनेट जिसको बोलते हैं. ये सारी चीजें आपको खुद से मैनेज करनी होती है. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. यू आर गोइंग टू मेक चेंजेस विद दिस सर्विसेज, और आपके पास पूरे राइट्स रहते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया एज्योर पोर्टल पे. स्टार्टिंग में आपने 8 गिग रैम प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, एंड अप टू 100 जीबी स्टोरेज प्रोवाइड कर दिया, यानी एसएसडी दे दी, और 2 कोर का आपने सीपीयू दे दिया. ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन.
नाउ विद इन मंथ यू रियलाइज कि ये हार्डवेयर थोड़ा सा स्लो है, आई एम नॉट एबल टू मैनेज माय एप्लीकेशंस, आई एम नॉट एबल टू एक्सेस इट प्रॉपर्ली, स्लो परफॉर्मेंस है। अब आप 8 GB रैम को 16 GB 16 GB रैम में कन्वर्ट करना चाहते हो, जो 8 GB रैम है उसको आप 16 GB रैम बनाना चाहते हैं। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट यू नीड टू डू, एजूर बोलेगा मेरे पास लिस्ट है बट यू हैव टू मैनेज इट मैनुअली। आपको स्टेप्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो चेंजेस करना है कर सकते हैं। जैसे ही आप चेंजेस करेंगे, जिस दिन आप चेंजेस करेंगे एंड चेंजेस के बाद से जो कॉस्ट होगी, जो चेंजेस करोगे उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ऑल ओके, प्लीज लेट मी नो अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो। Yes, all good. ग्रेट। सो वट एवर सर्विस जिस पे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है एजूर पोर्टल पे, वो सर्विस आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कंसीडर की जाएगी। जिस पे भी आपको बहुत सारा टास्क परफॉर्म करना पड़ रहा है ना, वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में कंसीडर की जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। अब जो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है, इसको जस्ट अपोजिट कर दो आप। 75% टास्क वर्क मैनेज बाय पोर्टल यानी प्रोवाइडर। आप पोर्टल बोलो या फिर प्रोवाइडर, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपके क्लाउड पे भी रहेंगी, गूगल पे भी रहेंगी, एडब्ल्यूएस पे रहेंगी, एज़्योर पे भी रहेंगी। हम सिर्फ 25% वर्क के रिस्पॉन्सिबल है। 25% वर्क मैनेज बाय यूजर। ठीक है, आई एम गिविंग यू मल्टीपल एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। बहुत सारे एग्जांपल है अपने पास जो आसानी से आप समझ सकते हो। इन केस ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। यू गाइस आर अवेयर अबाउट होस्टिंग वाला पार्ट। मुझे कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, थिंक अबाउट, आई एम प्लानिंग टू होस्ट वन डेडिकेटेड वेबसाइट। हमें एक डेडिकेटेड वेबसाइट होस्ट करनी है, .NET पे या PHP पे या जावा पे, किसी भी लैंग्वेज में हमने डेवलपर से बना के रख ली है। एंड आई डिसाइडेड टू होस्ट माय वेबसाइट बाय ऑन। मुझे खुद से होस्ट करनी है, तो आपको बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। आपको एक डेडिकेटेड सर्वर खरीदना पड़ेगा, हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन का, हाई कॉन्फ़िगरेशन का, प्लस उस पे आप या तो लिनक्स इंस्टॉल करो या विंडोज इंस्टॉल करोगे। अगर आप लिनक्स इंस्टॉल करोगे तो अपाचे सर्विस कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, और अगर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको IIS सर्विस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इन दोनों सर्विसेज को इंस्टॉल करने के बाद, कॉन्फ़िगर करने के बाद, आप अपने उस मशीन के लिए जो IP एड्रेस है, पब्लिक IP एड्रेस है, उसको रिजर्व कराना पड़ेगा। क्योंकि आपका डोमेन उससे बाइंड होने वाला है, तो आपको वो पब्लिक IP एड्रेस रिजर्व करानी पड़ेगी, उस मशीन के साथ बाइंड करानी पड़ेगी। दूसरा, एंड देन जो भी डेटा आपने अपलोड, डिजाइनर ने क्रिएट करके दिया है, डेवलपर ने क्रिएट करके दिया है, उस डेटा को हम अपने एक प्लेस में रख करके अपलोड कर देंगे। अब आपका ऑन प्रेमाइसिस सर्वर डोमेन से जुड़ेगा IIS के थ्रू, और इट विल accessible from anywhere। ये कहीं से भी accessible हो सकता है, you can access it from any location। clear? Yes. अब for example, how we can describe about the examples related to the platform as a services। तो बहुत सारे सर्विसेज है, जैसे एक Azure ऐप सर्विस है। Azure पे आप अपना वर्डप्रेस सर्वर बना सकते हो, ठीक है। Azure पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज का जो अदर एग्जांपल्स हैं, like you can consider it as a Microsoft Intra ID, ये भी आपका एग्जांपल है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज का। सो द वर्क ऑफ Azure एप्लीकेशन ये क्या करता है? द वर्क ऑफ Azure एप्लीकेशन, Azure ऐप क्या करता है कि आप सिर्फ अपना कोड हमें दे दो, बाकी का सारा काम हम कर लेंगे। अगर आपको होस्टिंग करनी है, अगर आपको कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, राइट,
अगर आपको कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन होस्ट करना है और यू डोंट हैव आइडिया अबाउट कि आईएएस कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है या अपाचे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, तो आप एज्योर एप्लीकेशन क्रिएट करो। ये पैकेज है, कंप्लीट पैकेज। यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द कोड टाइप। कोड टाइप इन द सेंस कि डॉट नेट पे आपकी वेबसाइट है या जावा पे वेबसाइट है या पाइथन पे वेबसाइट है, वो कोड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड कोड सेलेक्ट करने के बाद, राइट, कोड सेलेक्ट करने के बाद यू जस्ट नीड टू अपलोड योर डेटा। आप अपने डेटा अपलोड करो एंड यू कैन गेट द एक्सेस वेबसाइट फ्रॉम एनीवेयर। आप अपनी वेबसाइट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ऑल ओके? यस। ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड एज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ऑनर हो, आपको सारा कुछ खुद से करना पड़ेगा। 25% हेल्प करेगा आपको बस आपका प्रोवाइडर। 75% टास्क दैट यू नीड टू परफॉर्म बाय सेल्फ। लास्ट में आता है आपका विच इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। दिस इज इंपॉर्टेंट। जब हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है, जब हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की बात करते हैं, तो इस केस में आपने माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल का एग्जांपल ले सकते हो। ये कंप्लीट और ऑल ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ना, ये आपके कंसीडर किए जाते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। मतलब ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू द प्रोवाइडर, और उसमें जो चेंजेस होंगे वो खुद से मैनेज करने पड़ेंगे। डेटा सेंटर इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जिस तरीके का टास्क चाहिए हमें सिर्फ लाइसेंस के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, और वहां से हम सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट 365 कभी भी कोई रिसोर्स क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देता कि वहां से हम वर्चुअल मशीन बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं। पहले इसी मेलिंग सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए पूरा का पूरा दिन हमारा लग जाता था, एक्सचेंज सर्वर को मेंटेन करने के लिए। प्रॉब्लम, अगर कंपनी बड़ी है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोकेशन से ये लाइक एज टिकट मिली जाती थी कि लाइक इस वाले एरिया में, इस जोन में ईमेल सर्विसेज ब्लॉक है, वी आर नॉट एबल टू सेंड एन ईमेल, या कभी ईमेल रिसीव नहीं हो पा रही है। और सबसे ज्यादा ट्रबल शूटिंग इसमें होती थी, नए नए इश्यूज आते थे। अभी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक पूरा क्लाउड पे ही प्लेटफॉर्म बना दिया कि भाई छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, मिड ऑर्गेनाइजेशन हो, हम सभी के लिए अवेलेबल है। कम बजट है, बहुत अच्छा बजट है, दोनों के लिए हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है। 5 बंदों का स्टार्टअप है, चलो आप ये वाला लाइसेंस ले लो, 200 300 400 रुपए में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पे बीबीआईपी यूजर्स के लिए थोड़ा सा अच्छा लाइसेंस लेना है, तो अपने पास एंटरप्राइज का भी लाइसेंस है और बिजनेस प्रीमियम का भी लाइसेंस है। 5,000 600 6,000 ऐसे भी लाइसेंसेस अवेलेबल है। अब जो टास्क हम परफॉर्म करते थे ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्सेज वगैरह का इस्तेमाल करके, जिसमें हमें पूरा का पूरा दिन लग जाता था, अब वही टास्क माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के थ्रू लाइसेंसेस के जरिए वी कैन परफॉर्म विद इन 15 मिनट, हार्डली 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, एंड वी आर एबल टू सेट अप आवर मेलिंग सर्विसेज। नंबर ऑफ यूजर्स क्रिएट करने हैं, नंबर ऑफ लाइसेंसेस असाइन करने हैं, मेल टेस्ट करना है, आप ये सारा टास्क विद इन 15 मिनट परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर, हमें हार्डवेयर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, हार्डवेयर को बहुत ज्यादा चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ लाइसेंस देना है, हार्डवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडर की है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बैकएंड में क्या क्या चीजें लगा रखी है। अगला है अपने पास द पॉइंट्स रिलेटेड टू द IAS, PS, SAS. I hope you are okay with these points, please. यस। Yes. Now, let's talk about types of cloud. So, types of cloud in the sense that it is also based on the work that we can perform with the help of these platforms, है ना? इन प्लेटफॉर्म से जो भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पब्लिक क्लाउड में अप टू
80% सर्विसेज। पब्लिक क्लाउड क्यों बोला जाता है इसको? Most services are shared. Most services are from shared data center. सिंपल। पब्लिक का मतलब ये है कि इन्होंने एक डेटा सेंटर को ना मल्टीपल यूजर के साथ, टेनेंट के साथ एक्सेस दे दिया है। आपने एक अकाउंट बनाया, मैंने एक अकाउंट बनाया, आपने अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह लगाया, सब्सक्रिप्शन परचेज किया, मैंने भी सेम एक्टिविटी परफॉर्म की, क्रेडिट और डेबिट कार्ड अपना लगाया। अब जो हम रिसोर्सेज परचेज कर रहे हैं ना, जो हम सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, लाइक आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, मैंने भी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, so in both the cases we are getting the virtual machines from same location. We are getting services from same location, right? और जितने भी पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर है ना, जितने भी पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, they all are they all are based on public clouds. ज्यादातर जो सर्विसेज हैं वो आपके किस पे हैं? पेड पे हैं। प्राइवेट क्लाउड में, वर्क ऑफ प्राइवेट क्लाउड, अगर हम प्राइवेट क्लाउड की बात करें तो यू नो दैट वी आर एबल टू फाइंड IBM क्लाउड, नाउ ओरेकल ने अपना खुद का क्लाउड इस्टेब्लिश कर रखा है, या बहुत सारे ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म हैं जो आपको क्लाउड प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और दीज सर्विसेज आर कंसीडर एज ए प्राइवेट, और प्राइवेट इसलिए बोले जाता है ताकि ये, क्योंकि ये डेडिकेटेड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, डेडिकेटेड रिसोर्स को अब इंट्रोड्यूस करता है, और थोड़ा सा कॉस्टली रहता है इन कंपेयर ऑफ पब्लिक क्लाउड। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि इसमें जो सर्विसेज होगी वो सर्विसेज किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट या किसी के साथ शेयर नहीं होंगे। इसमें कोई प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल है कभी इससे प्राइवेट इंटरेक्ट? प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड, यस यस। बिल्कुल। जो हम एज्योर पोर्टल पे रिसोर्सेज इंप्लीमेंट करेंगे ना, वो पब्लिक क्लाउड है। राइट, अगर हम IBM पे इंप्लीमेंट करते हैं सर्विसेज को, तो IBM क्या है? IBM के केस में IBM इज अ डेडिकेटेड क्लाउड प्लेटफॉर्म, और इस पे जितने भी रिसोर्सेज आप इंप्लीमेंट करोगे वो सारे रिसोर्सेज आपके कंसीडर किए जाएंगे एज ए प्राइवेट, सारा का सारा आपका प्राइवेट कंसीडर किया जाएगा।
नेक्स्ट, अबाउट हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है, अबाउट हाइब्रिड क्लाउड. सो लेट्स टॉक द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द प्लेटफॉर्म, जिसमें आप एक कंपनी के लिए, क्लाइंट के लिए दो अलग रिसोर्स, दो अलग लोकेशन से, दो अलग प्लेटफॉर्म से वी आर गोइंग टू गेट द एक्सेस ऑफ आवर सर्विसेज. अपने एजूर से भी कुछ रिसोर्सेज परचेज कर रखे हैं, अपने IBM से कुछ रिसोर्सेज परचेज कर रखे हैं, एंड बोथ द सर्विसेज आर यू आर टेकिंग केयर ऑन द सेम टाइम. वो आपका हाइब्रिड कहलाएगा, विच इज अ, ये कोई टेक्निकल नहीं है, बस आपको समझना है कि टेक्निकली बैकएंड में क्या होता है. So this is about all about the cloud model. Please let me know if you good with these points. Yeah, all good. So this is the model. अब यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स और भी देखने को मिल रहे हैं हमें, लाइक वी शुड क्लियर अबाउट Azure सब्सक्रिप्शन, राइट. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं Azure सब्सक्रिप्शन एंड लाइसेंसेस, क्योंकि जब भी क्लाउड का प्लेटफॉर्म, जब भी हम क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं ना, तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन मॉडल कम इनटू द पिक्चर, या लाइसेंस मॉडल कम इनटू द पिक्चर. विदाउट सब्सक्रिप्शन, विदाउट लाइसेंस, यू नो दैट आज की डेट में तो लगभग सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो गए हैं. आप एडोबी को ले लो, राइट. एडोबी ने कितने पहले से स्टार्ट कर रखा है. सबसे पहले स्टार्टिंग एडोबी ने की, फिर उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट ने किया, और अभी कैनवा हो गया, या वट एवर एप्लीकेशन दैट यू आर गोइंग टू परचेज. इंस्टॉल तो कर सकते हैं हम अपने सिस्टम के ऊपर, राइट. वी आर एबल टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन, बट उसको एक्सेस करने के लिए, राइट, उसको एक्सेस करने के लिए यू नीड टू डेफिनेटली परचेज सब्सक्रिप्शन. आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा. इज ऑल राइट. Yes. ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एज्योर सब्सक्रिप्शन. हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म अलग अलग, लाइक एज अ, सब्सक्रिप्शन पे बेस्ड है. and and licenses. We have a three different types of subscription, और एक लाइसेंस रहता है, ठीक है. फ्री ट्रायल, दूसरा पे एज यू गो, ठीक है, और तीसरा है MSDN.
लाइसेंस की बात करें तो एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, and the license is related to MS Intra P1 or P2, ठीक है। प्रीमियम 1 या प्रीमियम 2 लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है और जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट्स रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। एडी की सर्विसेज की जो सिक्योरिटीज हैं उसको मैनेज करने के लिए हम P1 या P2 लाइसेंस पे वर्क करते हैं। फ्री ट्रायल लाइसेंस में एज्योर आपको $200 देता है फॉर 30 डेज। $200 फॉर 30 days. And in case of pay as you go, you have to pay the amount as per the usage. Up how many services you are going to use from portal या कितने resources आप implement कर रहे हो उसके according आपको charges देने पड़ेंगे, ठीक है। MSDN is a kind of unique certificate, unique subscription. MSDN का concept क्या होता है ना? This is applicable for MCT, Microsoft Certified Trainer. अभी इन्होंने क्या कर दिया है? $150 for 12 months. अगर आप MCT हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं तो आपको पूरे एक साल तक like you will get up to $150 every month. You will get a $150. All done? Any question about subscription type? इसमें एक जैसे हमने कंपनी में मानो कंडीशनल एक्सेस लगानी है कि यूजर हमारे बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे उनकी मेलिंग सर्विस वगैरह काम ना करें फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस, तो उसके लिए भी हम कोई लाइसेंस बाय करके उसको पहले डालते हैं फिर कंडीशनल एक्सेस लगाते हैं, वो हाँ, कौन सा लाइसेंस है? P2। P2, ओके ओके। आप P2 लाइसेंस की हेल्प से SSPR, ठीक है, एंड compliance policy and conditional access policy to enhance the security, है ना, इसके लिए आपको P2 लाइसेंस का पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। बाकी की सर्विसेज के लिए जो सर्विसेज हैं, जो अपने पास रिसोर्सेज हैं, these resources, these services you can manage with the help of what? These services and resources you can manage with the help of subscription. लेकिन जो सिक्योरिटी का पार्ट है ना, that you can manage with the help of P1 और P2 licenses, है ना। सर ये MSDN का अकाउंट क्रिएट करने बाद 12 मंथ्स रहेगा सर आपने? In case of MSDN, we'll get up to like $150 हर महीने, 12 महीने तक आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, बट उसके लिए हमें MCT बनना पड़ेगा, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, है ना। अच्छा अच्छा तो उसके then we can do that, then definitely it will, Azure will provide us. ठीक है, थैंक यू। You're welcome. So now this is about the license and subscription. हमने ये पॉइंट अभी कंप्लीट कर लिया, राइट। एंड another important thing that you need to take care about, data center region and zones.
यू नो वेरी वेल अबाउट क्लाउड प्रोवाइडर्स ने, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर्स ने अपने डेटा सेंटर्स को मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशन में स्टैब्लिश कर रखा है, राइट? दे एस्टैब्लिश देयर डेटा सेंटर इन डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, राइट? चाहे इंडिया हो, एशिया हो, राइट, दुबई, कनाडा, व्हाटएवर, they establish their data center in different geographical location. Why it is important for us? क्योंकि you are going to present yourself as a architect, maybe as a administrator. किसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ रही है, वो आपसे कंसल्ट एज ए कंसल्टेंट आपको ट्रीट करेगा और आपको एज ए कंसल्टेंट उनको गाइड करना पड़ेगा कि कोई क्लाइंट है, आप हैंडल कर रहे हो, क्लाइंट कह रहा है कि मेरे को ये वाली सर्विसेज इंप्लीमेंट करनी है, कैन यू प्लीज गाइड मी, क्या बेस्ट रहेगा, कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करें, डेटा सेंटर रीजियन कौन सा हो, जोन कौन सा हो, तो यू हैव टू जस्टिफाई टेक्निकली कि अगर आप किसी लोकेशन या किसी डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं तो आप उस पर क्यों रखाना चाहते हैं। फॉर हाई अवेलेबिलिटी, फॉर बैकअप, फॉर एप्लीकेशन, फॉर डिजास्टर रिकवरी, है ना? और अगर आपका बिजनेस इंडिया में है और अपना डेटा सेंटर आपने दुबई सेलेक्ट कर लिया या ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लिया, तो लेटेंसी तो आपकी सर्विस में आएगी आएगी, है ना? अगर आपने होस्टिंग कर रखी है, कंपनी, हमारे बिजनेस जो है हम इंडिया में रन कर रहे हैं और हमने होस्टिंग ऑस्ट्रेलिया में कर दी, तो कहीं ना कहीं लेटेंसी की प्रॉब्लम आएगी। यू हैव टू जस्टिफाई, कोशिश ये आपको ये करनी चाहिए कि अगर आप कोई रिसोर्स इंप्लीमेंट करना चाहते हो, कोई सर्विस क्रिएट करना चाहते हो और आपको पता है कि हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं, ऑफिसेज हैं, वो सब इंडिया में है, तो आपको अपने रिसोर्सेज को इंडिया में ही इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दैट वी आर गोइंग टू टॉक। ये पूरा वर्ल्ड वाइड है, लाइक दिस इज ग्लोब, और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं अबाउट रीजियन एंड जोन्स के बारे में, ठीक है? मल्टीपल, लाइक एज पर द डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग टू, माइक्रोसॉफ्ट कहता है मैंने अपने टोटल 165 डेटा सेंटर लगा रखे हैं, राइट? डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में, और अप टू 56 कंट्रीज, 56 डिफरेंट कंट्रीज की लोकेशन में उन्होंने डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर रखे हैं। ये डीसी हो गए, अपने एज्यूर ने हर जगह पे डीसी स्टैब्लिश कर रखे हैं, डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर रखे हैं, और इनको दो पार्ट में इन्होंने कैटेगराइज कर रखे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द एज्यूर, सारे क्लाउड प्रोवाइडर ने। एक रीजियन एंड सेकंड वन इज रिलेटेड टू द जोन, region and zone. Multiple regions we are able to find. Multiple zones are also available. Multiple zones are also available. जब आप कोई चीज रेप्लिकेट करेंगे, जब आप कोई डिजास्टर रिकवरी तैयार करेंगे, राइट, जब आप माइग्रेशन करेंगे, इन दैट मोमेंट ये सारी चीजें आपको क्लियर करके चलनी पड़ेगी। यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। नाउ region is a kind of large स्पेस। रीजन क्या करता है? लार्ज स्पेस को मैनेज करने का काम करता है। मल्टीपल स्पेस इन द सेंस कि जैसे एशिया पैसिफिक हो गया, एपी, अब इस एशिया पैसिफिक के अंदर जापान भी आता है, दुबई भी आता है, और आपका इंडिया भी आता है। रीजन बन गया एपी, रीजन का नाम हो गया एशिया पैसिफिक, और जोन्स क्या हो गए? जापान जोन हो गया, दुबई जोन हो गया, इंडिया जोन हो गया। जो बेस लोकेशन है वो हमारा रीजियन जोन कहलाएगा। जो फिजिकल, राइट, जो फिजिकल व्हाट वी कैन से दैट सर्वर जो हमने जो क्लाइंट एस्टैब्लिश कर रखे हैं, फिजिकल सर्वर जो एस्टैब्लिश कर रखे हैं, वो हमारे जोन्स कहलाएंगे। All okay guys about the concept, the region and zone? Any question? ठीक No, है, sir.
why it is important, why it is come into the picture. So we already talked about region, zone और जो उनके डेटा सेंटर, फिजिकल डेटा सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं, इनका एक ही पर्पज है, डीआर, रेप्लिकेशन, राइट, एंड बैकअप एंड फेल ओवर सेटअप. माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बाय डिफॉल्ट हमें 95% का फॉल्ट टॉलरेंस देता है. ठीक है, दिस इज बाय डिफॉल्ट 95% का फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है हमें विदाउट एनी एडिशनल सर्विसेज. बिना किसी एडिशनल सर्विस के हमें 95% का फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है. Client requested. I'm running kind of e-commerce business. I'm running e-commerce business. My business is really important and sensitive. I don't want like a downtime for this machine. हम इस कोई भी downtime हमें नहीं चाहिए. So ऐसी situation में Azure कहता है you can purchase my services, other services. आप DR कॉन्फ़िगर करा लो, आप failover कॉन्फ़िगर करा लो. इस 95% को आप इंक्रीज करके 99.99999% तक का इंक्रीज किया जा सकता है, which is also considered as zero downtime. इसको हम क्या बोल सकते हैं? This is also a kind of zero downtime. So whatever service that we are going to purchase, जो भी services हम configure करेंगे, create करेंगे, right? जो भी services हम configure करेंगे या create करेंगे, so all services can give us option to set up a replica, can give us option to establish our what we can say that failover, या जो भी services हम इसको आसानी से manage कर पाएं. Any question please? Yes, what is DR? DR, disaster recovery. Okay. है ना, डिजास्टर रिकवरी जो नेचुरल क्लाइमेट से बचाएगा, नेचुरल डिजास्टर से बचाएगा, क्लाइमेट डिजास्टर से बचाएगा. नेचुरल डिजास्टर अगर कुछ होता है पर्टिकुलर लोकेशन में, सो देन नो वरी बिकॉज वी ऑलरेडी एस्टैब्लिश आवर डीआर. दूसरे कहीं दूर डेटा सेंटर पे हमने अपनी एक कॉपी बना के रख रखी है. इन केस कभी नेचुरल क्लाइमेट्स या डिजास्टर होता है तो उस केस में आई एम एबल टू टेक द सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन. दूसरा, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर का जो SLA होता है, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर का जो एग्रीमेंट लेटर होता है, उसमें क्लियरली मेंशन रहता है भाई कि अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ हमारे डेटा सेंटर पे तो उसके लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया या और कोई भी इश्यूज हो गए तो ऐसी सिचुएशन में दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. लेकिन सेफ्टी पर्पज के लिए आप अपने इस सेटअप की कॉपी बना करके दूसरी लोकेशन में स्टोर कर सकते हो, रख सकते हो. ये आपके ऊपर मींस that task you need to perform by on. Fine please. Yes. Great. So this is day one and you can consider it as a demo class because 3 more working professional going to join our this session, right? And unfortunately they are not available for today, so we need to wrap up it now. Let me know जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए थे उसमें कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो. सर Anyway. एक बार जोन के बारे में बोलूंगा सर, जोन क्या है? जोन, जी जी जी, जोन. अभी डेटा सेंटर रीजन जोन बोले ना सर, रीजन इज मैनेजेबल लार्ज स्पेस बोले आप, जोन बोलते क्या है सर इसमें? जोन बोलते इसमें सर्वर स्पेस को जोन बोलते हाँ हैं अपन. उनका उनका जो डेटा सेंटर है ना, जिस जो जी जो जी जो बिल्डिंग उन्होंने परचेज कर रखी है डेटा सेंटर को स्टेब्लिश करने के लिए, वो जोन है हमारा. जी. चलो मैं अच्छा आपको अच्छा. एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे.
जैसे कोई भी सर्विस हम खरीदते हैं, दिस इज आवर एज्योर पोर्टल, कोई भी सर्विस आप परचेज करो, वर्चुअल मशीन हो, स्टोरेज हो, व्हाटएवर, तो आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, दिस इज रीजन। रीजन में क्या है, यूएस रीजन है आपका, अच्छा और अफ्रीका एक रीजन है, एशिया पैसिफिक एक रीजन है, यूरोप एक रीजन है, राइट। अब देखिए एशिया पैसिफिक में कई सारे जो है ना कंट्री के नेम आ रहे हैं, जैसे एशिया पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया ईस्ट भी आ रहा है, साउथ ईस्ट एशिया भी आ रहा है, सेंट्रल इंडिया भी आ रहा है, ईस्ट एशिया भी आ रहा है, इंडोनेशिया भी आ रहा है, जापान भी आ रहा है, जापान वेस्ट भी आ रहा है। तो ये रीजन है एशिया पैसिफिक हमारा रीजन, जापान ईस्ट, जापान वेस्ट, कोरिया, मलेशिया, ये आपका कंसीडर किया जाएगा एज ए जोन, मतलब जहां पे उनके डेटा सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है ठीक है ना। और ये ठीक फिजिकल डेटा सेंटर की लोकेशन नहीं बताते कि जी हमारा हैदराबाद के इस कॉर्नर पे मेरा डेटा सेंटर है, या गुड़गांव के इस लोकेशन में डेटा सेंटर हमने एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। ये अपनी ठीक तरफ से डिस्क्राइब नहीं करते हैं, अगर हमने देखा है कहीं पे किसी का डेटा सेंटर तो वी कैन डिस्क्राइब देम। बाकी कोई भी कंपनी अपने डेटा सेंटर की फिजिकल लोकेशन के बारे में डिस्क्राइब नहीं करती, ठीक है ठीक फॉर थैंक सेफ्टी पर्पस। ऑल गुड अबाउट जोन्स? ठीक है सर ग्रेट। Any question? Anyone want to ask related to the questions that we discussed? All okay? Yes, Actually, all I good. joined this session in middle of this, like 30 Right, minutes ago. right. So I'll Uh-huh. refer this recording and I'll go through it. Sure. अब application पे now it's 5:30 approximately ना, 5:30 के आसपास हो रहा है। Yes, I'll try yes. to upload by 10 p.m. 10:30 p.m. या फिर मॉर्निंग में आपको उसी एप्लीकेशन में ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। Then Okay, sure. Yeah, I'll refer that then. Thank you. you're welcome. Okay, everyone. Thank you so much. We are going to connect next week, same time, and discuss more about Microsoft Azure ठीक services. ठीक थैंक Yeah. Take care. Bye Yeah, bye. thank you so much. Yeah, bye. यू Bye.